हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल विधि कक्षा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का जो आज पेपर हुआ है उसका पेपर एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो बात करता है Which of the following is incorrect with respect to diary of the proceedings in investigation as per the Code of Criminal Procedure 1973? ये क्वेश्चन बात करता है कि जो आगे पॉइंट्स दिए ABCD, इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इनकरेक्ट है किस रिस्पेक्ट में, जो डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन है CRPC के अंडर में। तो जो पहला ऑप्शन है वो बात करता है द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शैल बी इंसर्टेड इन द डायरी शैल बी ड्यूली पैगिनेटेड। ऑप्शन 3 बात करता है द डायरी में बी यूज्ड एज एविडेंस, एंड लास्ट ऑप्शन है कैन बी यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स टू रिफ्रेश मेमोरी। जो करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर सी, द डायरी में बी यूज्ड एज एविडेंस। जो डायरी से रिलेटेड जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डायरी यूज़ की जाती है उसमें जो भी स्टेटमेंट्स होंगे विटनेसेस के अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो डायरी है उसको पेग्निटेट किया जाता है, और जो है ये जो इन्वेस्टिगेशन की जो डायरी यूज़ की जाती है ये पुलिस ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 151 अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो डायरी है इसको एविडेंस में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है सी। आगे बढ़ते हैं, जो बात करता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द चार्ज एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये क्वेश्चन बात करता है कि जो आगे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा केसेस है जिसमें कमिट किया गया है, उसमें चार्ज को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो है ए इज़ एक्यूज ऑफ द थेफ्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। ऑप्शन बी है ए इज़ एक्यूज ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। ऑप्शन सी है ए इज़ एक्यूज ऑफ डिसोबिंग अ डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट। एंड लास्ट ऑप्शन है ए इज एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। ए ने जो चोरी करी है वो किस समय करी है, किस जगह करी है, यह हमें चार्ज फ्रेम करते हुए मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो अदर ऑप्शन है कि जैसे ऑप्शन बी है ए एक्यूज ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस, तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग चार्ज हमें बताना पड़ेगा कि ए ने जो है वो चीटिंग करी है बी के साथ में, पर किस मैनर में करी है, कैसे चीटिंग करी है, किस फॉर्म में चीटिंग करी है। वहीं वो बात करता है ए एक्यूज्ड ऑफ डिसोबिंग अ डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट। यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो ए है उसने जो डायरेक्शन ऑफ लॉ है उसको डिसोबी किया है बी को पनिशमेंट से बचाने के लिए। तो किस किस पनिशमेंट से बचाने के लिए किया, किस फॉर्म में किया, किस मैनर में, किस तरीके से उसको जो है डिसोबे किया है। जो लास्ट ऑप्शन है वो भी बताता है कि ए जो है एक्यूज्ड है फॉल्स एविडेंस देने का। तो इस केस में हमें बताना पड़ेगा जब हम चार्ज फ्रेम करेंगे कि कौन सा फॉल्स एविडेंस दिया है जिसके लिए एक पे जो है चार्ज फ्रेम किया जा रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। मूविंग फर्दर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मे बी ट्राइड समरली एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ऐसे कौन से ऑफेंसेस है जो समरली ट्राई करेंगे कोड ऑफ CRPC के अंदर। ऑप्शन है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 ऑफ द IPC। सेक्शन बी है ऑप्शन बी है ऑफेंस अंडर सेक्शन 504 ऑफ द IPC। ऑप्शन सी है ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years। यदि हम सेक्शन 260 ऑफ CRPC पढ़ेंगे तो वो जो है बताता है उसके जो सेक्शन है वो बात करता है पावर टू ट्राई समरली। मतलब उसमें कौन कौन से ऑफेंसेस की लिस्ट दी हुई है जिनमें जो है हम समरी ऑफेंसेस जो समरी प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर समरी प्रोसीजर जिसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसमें एक क्लॉज जो है वो बात करता है कि ऐसे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम तक की है उनमें हम समरी प्रोसीजर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। मूविंग फर्दर हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट। इन
जो नेक्स्ट हमारे 4 ऑप्शन है उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो रेफरेंस टू हाई कोर्ट की बात करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेक्शन 395। जो सेक्शन 395 ऑफ सीआरपीसी है वो बात करता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट की। यदि हम दूसरे सेक्शंस की बात करें, जो हमारा सेक्शन 275 है सीआरपीसी का, वो बात करता है रिकॉर्ड इन वारंट केसेस। वारंट केसेस में रिकॉर्ड कैसे होगा। जो सेक्शन 325 है हमारा सीआरपीसी का, वो बात करता है मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर। मतलब प्रोसीजर दी गई है जहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है वो सफिशिएंट जो सेंटेंस है वो पास नहीं करता है। और जो हमारा ऑप्शन सी है सेक्शन 383, वो ये बात करता है प्रोसीजर वेर अपीलेंट इन जेल। जब प्रोसीजर बताता है कि जब अपीलेंट जेल में होगा तो वो कैसे अपनी जो है बिल के लिए अप्लाई करेगा, कैसे छूटेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 395। मूविंग फर्दर हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो पर्सन एक्यूज्ड है, ऐसे कौन से ऑफेंसेस का एक्यूज्ड है जिसमें उसको सेक्शन 438 सीआरपीसी जो है उसके अंदर में बेल नहीं मिलेगी। तो पहला ऑप्शन है इसमें एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ए ऑफ द आईपीसी। जो सेक्शन 376 ए है वो बात करता है रेप केसेस की जो अंडर द माइनर गर्ल्स होंगी 12 ईयर्स तक की। जो क्लॉज बी है वो बात करता है एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 डीए ऑफ द आईपीसी। ये जो सेक्शन है ये बात करता है 16 ईयर्स ऑफ माइनर गर्ल्स है उनके साथ जो गैंग रेप हुआ है उसकी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 डी बी ऑफ द आईपीसी। तो ये जो सेक्शन 376 डी बी है ये बात करता है पनिशमेंट इन केस ऑफ गैंग रेप विद द माइनर अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। तो इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस ऑफेंसेस हैं जिनमें जो है बेल नहीं दी जाएगी सेक्शन 438 के अंदर में। करेक्ट आंसर है वो है जो ऑप्शन जो डी है हमारा, इसका सही आंसर होगा। इसमें जो है क्लॉज 2 लिखना छूट गया है। तो ये तीनों ही ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें जो है बेल नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड भी आएगा साथ में। जितने भी गैंग रेप के प्रोविजंस एंड प्रोविजंस हैं वो ये 376 ए भी हैं, चाहे डी है डी भी हैं, जो ये हमारे 2018 अमेंडमेंट से एड ऑन हुए हैं, इनमें जो है बेल नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इफ डन बाय एनी मजिस्ट्रेट even in good faith without being empowered shall vitiate the proceedings as per the code of criminal procedure 1973। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग्स होंगी कि इन सेक्शंस के अंडर में प्रोसीडिंग्स होंगी जो मजिस्ट्रेट ने जो है भले गुड फेथ में किया है, उसको एम्पावरमेंट नहीं था कोई भी डिसीजन देने का, कोई भी ऑर्डर या देने का, जो है ऐसी उसकी दी हुई सारी प्रोसीडिंग्स जो है विशेट हो जाएंगी। विशेट मतलब निरस्त हो जाएंगी। सेक्शन 460 है सीआरपीसी का, वो लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स देता है जिसमें जो है भले इरेगुलरिटीज हो रही हैं तो उनकी वजह से जो है 461 में दिया गया है, जिसमें लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स जिसमें कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा तो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई हुई विशेट हो जाएंगी, यानी निरस्त कर दी जाएंगी। तो पहला ऑप्शन है टेंडर अ पार्डन अंडर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी। सेकंड है रिकॉल अ केस एंड ट्राई इट अंडर सेक्शन 410 ऑफ द सीआरपीसी। ऑप्शन सी है अटैचेस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ सीआरपीसी। एंड लास्ट ऑप्शन है होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176 ऑफ द सीआरपीसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अटैचेस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ द सीआरपीसी। जब किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी सेक्शन अंडर 83 की, उसमें जो ऑर्डर देगा प्रॉपर्टी अटैचमेंट का मजिस्ट्रेट, तो ऐसे केसेस में जो है यदि वो इरेगुलरिटी से करता है, जो पावर एम्पावर्ड नहीं है पर्सन, और वो ऐसा ऑर्डर पास कर देता है, तो जो प्रोसीडिंग्स है अटैचमेंट प्रॉपर्टी की जो प्रोसीडिंग्स है वो विशेट कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 461 ऑफ द सीआरपीसी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोड इन द लाइट ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी। तो ये बात कर रहा है कि
हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है, कौन से पॉइंट्स हैं जो किसी ज्यूरिडिक्शन, जो सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, वो डिसाइड करने में हेल्प करेगा। ऑप्शन ए है इसमें अमेंडमेंट मेड इन द प्लेंट, ऑप्शन बी है अमेंडमेंट मेड इन द रिटन स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नाइदर ए नाइदर बी। सही आंसर होगा वो होगा ए, अमेंडमेंट मेड इन द प्लेंट। जो प्लेंट है उसमें हम बताते हैं, कोर्ट को जुडिक्शन देते हैं कि हमारा जो सूट है, जो हमारा केस है, वो कोर्ट के जुडिक्शन में आ रहा है कि नहीं। ये कभी हम रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने लिखते हैं कि हमारे जो सूट है वो कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं है, कि नहीं है। तो प्लेंट में हम ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि वेदर दिस सूट इज बिलोंग टू दिस जुडिक्शन और नॉट। इसका सही आंसर ए होगा। मूविंग फर्दर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सूट ऑफ सिविल नेचर ऑफ द सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। दी गई लिस्टों में से ऐसा कौन सा सूट है जो सिविल नेचर का नहीं है अंडर सेक्शन 9? ऑप्शन ए है सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट्स ऑफ ऑफरिंग्स, ऑप्शन बी है सूट फॉर राइट्स ऑफ फ्रेंचाइज, ऑप्शन सी है सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, एंड लास्ट ऑप्शन है सूट रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ वर्शिप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट और ऑफरिंग्स। जो हम पेमेंट करते हैं, ऑफरिंग्स करते हैं, जो हम चढ़ाते हैं मंदिरों में, उनकी रिकवरी के लिए हम कभी भी सूट फाइल नहीं कर सकते। ये सिविल नेचर का सूट नहीं कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1900 मेक्स द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल इन रिप्रेजेंटेटिव सूट। सीपीसी में जो रेस जुडिकेटा का प्रोविजन है हमारा, सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा की बात करता है। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ 8 एक्सप्लेनेशन हैं, तो उसमें से कौन से नंबर का एक्सप्लेनेशन ऐसा है जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा की बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट में? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, जो सेक्शन 11 का जो एक्सप्लेनेशन 7 है वो नहीं, इसका जो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी, ऊपर नीचे गया ये एक्सप्लेनेशन जो 6 है वो इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन 6 बात करता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेसिडिकेट एप्लीकेबल होगी जब हम रिप्रेजेंटेटिव सूट लाएंगे ऑर्डर 1 ऑर्डर रूल 8 के अंडर में। तो ये था हमारा क्वेश्चन 9। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 बात करता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कोर्ट विल नॉट इशू समन्स फॉर पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट। ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी जिसमें कोर्ट जो है समन इशू नहीं करेगा पर्सनल अपीयरेंस के लिए, डिफेंडेंट के लिए? ऑप्शन ए है इफ डिफेंडेंट रिसाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट जुरिडिक्शन, ऑप्शन बी है इफ डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन 40 miles from the court, option C है if defendant resides 250 miles away from the court in an area having public convenience available, and last option है women to whom section 132 of the CPC does not apply। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इफ डिपेंडेंट रिसाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट जुरिडिक्शन। यहाँ पे ऑप्शन ए इसलिए होगा क्योंकि यदि हम ऑर्डर 5 सीपीसी के और रूल 4 में जाएंगे, जो बात करता है कि नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। ऑर्डर 5 का जो रूल 4 है वो बताता है कि अनटिल अनलेस जो पार्टी है विद इन सर्टेन लिमिट्स, यदि वो रिसाइड नहीं करती हैं तो उन्हें पर्सनल जो है अपीयरेंस के लिए नहीं समन पेश किया जाएगा। बट वहाँ पे जो पहला क्लॉज है वो बात करता है नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रेसाइड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे जो है सिर्फ कोर्ट जुरिडिक्शन की बात की गई है। यदि हम एक्चुअल देखेंगे लाइन, तो वो बात करता है कोर्ट की ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की, यदि रिसाइड करता है विद इन, तो उसे जो है पर्सनल अपीयरेंस भेज सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात नहीं करी है, इसलिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए। मूविंग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बात करता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन प्लेंटिफ इज प्रिकुलेटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट एज पर द कोड ऑफ सीपीसी। सीपीसी के अकॉर्डिंग जो है किन सिचुएशन में प्लेंटिफ को रोक दिया जाएगा फ्रेश सूट लाने से? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट, ऑप्शन बी है dismissal of suit because neither party appeared, option C है dismissal of suit because plaintiff did not appear, and last option है dismissal of suit because plaintiff did not apply for fresh summons within given time limit once it returned answered। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा, सही आंसर वो होगा ऑप्शन सी डिसमिसल ऑफ सूट इन बिकॉज पार्टी डिड नॉट अपीयर।
प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ वहाँ पे जो सूट है जो उसका डिसमिसल हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में उसको फ्रेश सूट लाने से बाहर कर देंगे, बट उसके पास दूसरी रेमेडी है कि जो वो है सेट असाइड करवा सकता है ऑर्डर। मूविंग फर्दर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स एट मैक्स मे एन एडजमेंट टू बी ग्रांटेड टू अ पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सूट एज पर द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 9। तो कितने टाइम जो है कोर्ट सीपीसी के अकॉर्डिंग एडजमेंट मैक्सिमम टाइम ग्रांट कर सकता है? इसके ऑप्शन है 2 टाइम्स, ऑप्शन बी है 3 टाइम्स, ऑप्शन सी है 4 टाइम्स एंड ऑप्शन डी है नो लिमिट प्रिस्क्राइब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 टाइम्स। जो हमारा सीपीसी है उसका जो हमारा ऑर्डर 17 है वो एडजमेंट की बात करता है, और यदि हम उसके ऑर्डर 17 की रूल 1 की प्रोविज़ो की बात करें तो यहाँ पे जो उसकी प्रोविज़ो के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है मैक्सिमम 3 टाइम्स जो है कोर्ट एडजमेंट ग्रांट कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेड इन द प्रोविजन इन द सीपीसी टू प्रोड्यूस अ विटनेस विदाउट अ समन? इसका पहला ऑप्शन है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1976, सेकेंड ऑप्शन है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड लास्ट हमारा ऑप्शन है सच प्रोविजन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट एक्ट की वजह से जो था प्रोविज़न एक इंट्रोड्यूस किया गया, जो बात की गई कि जो विटनेस को विदाउट समन्स भी जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बुला सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कॉस्ट एज प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर? सीपीसी में जो वर्ड कॉस्ट है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं आएंगी? तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो बात करता है द एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस इनकर्ड, ऑप्शन बी है हमारा लीगल फीस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड, ऑप्शन सी है हमारा फूडिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो बात करता है फूडिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। जो विटनेस ने इनकर्ड किया एक्सपेंसेस वो कोर्ट दिला सकती है कॉस्ट के रूप में। लीगल फीस और एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए पार्टीज़ के वो भी उन्हें कॉस्ट में दिलाया जा सकता है, और जो ऐसे अदर एक्सपेंसेस है जो प्रोसीडिंग से कनेक्टेड है, चाहे वो समन के लिए है हमने जो फीस पेमेंट करी है या किसी और चीज़ के लिए पेमेंट करी है, तो वो जो है कोर्ट दिलवा सकती है। बट यदि किसी विटनेस को बुला रहे हैं और उसके रुकने और उसके खाने का इंतज़ाम में जो पैसे लग रहे हैं या देने पड़ गए हैं पार्टी को, तो उसको कॉस्ट में रिकवर नहीं करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर for defendant to enter an appearance for filing address for service of notice on him in case of a suit where summary procedure is to be applied? ये क्वेश्चन बात करता है प्रोसीजर ऐसे केसेस जहाँ पे समरी प्रोसीजर अप्लाई होगी, ऐसे जो सूट मेरा समरी प्रोसीजर अप्लाई होगी तो वहाँ पे टाइम पीरियड कितना दिया जाएगा डिपेंडेंट को एड्रेस टू एंटर एन अपीयरेंस फॉर फाइलिंग एड्रेस, कि जो नोटिस उसे सर्व किया जाना है उसके एड्रेस को फाइलिंग करने के लिए उसे कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन्स, ऑप्शन बी है 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन्स, ऑप्शन सी है 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन्स, ऑप्शन लास्ट हमारा डी है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग समन्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी है 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन। जैसे ही डिफेंडेंट को समन रिसीव होगा उसके 10 दिन के अंदर उसे जो है फाइलिंग करनी पड़ेगी अपने एड्रेस की अपीयरेंस के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 जो बात करता है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 द अपीलेंट कोर्ट में रेमिट एंड इशू फॉर ट्रायल टू लोअर कोर्ट? ये जो क्वेश्चन है ये बात करता है कि सीपीसी के किस प्रोविजन के अंदर जो अपीलेंट कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, वो रेमिट कर सकती है ट्रायल के लिए लोअर कोर्ट को ट्रायल के लिए जो है वो रेमिट कर सकती है। तो इसका जो ऑर्डर्स हमें पूछा गया है, इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर्स एंड रूल्स पूछे गए हैं, तो इसका ऑप्शन ए है ऑर्डर 41 रूल 23, ऑप्शन बी है हमारा ऑर्डर 41 रूल 23A, ऑप्शन सी है हमारा ऑर्डर 41 रूल 24 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑर्डर 41 रूल 25। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑर्डर 41 रूल 25, जो सीपीसी का ऑर्डर रूल 41 ऑर्डर 41 रूल 25 है। वो बात करता है कि अपीलेट कोर्ट जो है वो रेमिट कर सकती है किसी पर्टिकुलर इशू को ट्रायल के लिए लोअर कोर्ट के पास में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
A is accused of the murder of B by beating him. Which of the following will not be considered as relevant fact forming part of the same transaction as per the Indian Evidence Act 1872? ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट से रिलेवेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि यदि ए एक्यूज है मर्डर का, बी के मर्डर के लिए ए एक्यूज है, जो उसने उसको मार मार के बीटिंग की वजह से जो है उसका मर्डर हो गया, तो ऐसे केसेस में जो रिलेवेंट फैक्ट फॉर्म होना है किसी सेम ट्रांजेक्शन की, यदि हम बात करेंगे सेक्शन 6 में, तो किस चीज़ को हम रिलेवेंट लेंगे? ऑप्शन ए है वॉट एवर सेड बाय ए और बी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, जब वो ए बी को मार रहा था तो उस टाइम उन्होंने जो भी कहा वो रिलेवेंस होगा कि नहीं। ऑप्शन बी है वॉट एवर डन बाय ए और बी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, एट द टाइम ऑफ बीटिंग जब ए बी को मार रहा था तो उनके द्वारा जो भी एक्ट किया गया वो रिलेवेंसी होगी उनकी कि नहीं। ऑप्शन सी है वॉट एवर सेड बाय स्टैंडर्स एट द टाइम ऑफ बीटिंग, पिटाई करने के समय जो आसपास के खड़े लोग थे उन्होंने कुछ कहा या नहीं कहा। ऑप्शन डी है वॉट एवर सेड बाय ए और बी अ डे बिफोर द डे ऑफ बीटिंग, पिटाई करने के एक दिन पहले ए या बी ने जो भी आपस में कहा क्या वो रेलेवेंसी होगी कि नहीं होगी। तो यदि हम सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट उठाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से जो पार्ट इररेलीवेंट है, जो सेम ऑफ ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं कहलाएगा, वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये एक दिन पहले की बात है। और जब भी हम रिलेवेंट की सेम ट्रांजैक्शन की रिलेवेंसी की बात करते हैं सेक्शन 6 में, तो वो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम और कमिटिंग द ऑफेंस, उस टाइम के आसपास जो चीज़ें हुई हैं वो हम सेक्शन 6 में कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शन ए एंड बी सी है वो ये सारे ऑप्शन एट द टाइम ऑफ बीटिंग है, जबकि जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो एक दिन पहले का है, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। उस टाइम पे कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ था, इसलिए वो सेक्शन 6 के अंडर जो है फैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which of the following provisions of the Indian Evidence Act says that the confession to police officer shall not be proved against him? Indian Evidence Act का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बात करता है कि यदि हम किसी पुलिस ऑफिसर के कन्फेस करते हैं तो वो जो है उसके अगेंस्ट में यूज़ नहीं किया जाएगा? इसका पहला जो ऑप्शन है वो है सेक्शन 24, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 25, तीसरा ऑप्शन है 26 एंड लास्ट ऑप्शन है 27। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी, जो बात करता है सेक्शन 25। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 25 है वो ये बात करता है कि यदि किसी पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया जा रहा है तो वो जो है वो वैलिड नहीं होगा, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी, वो हम जो है एक्यूज्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट में प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ जो है वैलिड नहीं है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डाइंग डिक्लेरेशन में बी एडमिटेड एज एविडेंस? ऐसा कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जिसमें जो है डाइंग डिक्लेरेशन हम एविडेंस के तौर पे जो है उसको एडमिट कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 32। और यदि हम एग्जैक्टली क्लॉज में जाएंगे तो सेक्शन 32 का क्लॉज 1 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट पर्टेनिंग टू प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट जो रहेंगे, कंटेंट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट है उनको प्रूव करने के लिए इनमें से कौन सी कई बातें सही है? ऑप्शन ए है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। ऑप्शन बी है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस। ऑप्शन सी है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रूव्ड बाय बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। एंड जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो जो हमारे डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स है वो कैसे प्रूव होंगे? या तो प्राइमरी एविडेंस से करेंगे, ऑप्शन बी बोलता है कि सेकेंडरी एविडेंस से उन्हें प्रूव किया जाएगा, ऑप्शन सी बोलता है कि दोनों ही मोड से, दोनों ही तरह के एविडेंस हम दे सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए, और लास्ट हमारा है या तो प्राइमरी एविडेंस होगा या जो है सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन टी, जो बात करता है कि जो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को यदि हमें प्रूव करना है तो वो प्राइमरी एविडेंस से भी किए जा सकते हैं या फिर सेकेंडरी एविडेंस से भी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन था ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आया था हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 61 से, जो बात करता है कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को कैसे प्रूव किया जा सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है? तो जो ऑप्शन ए है वो है लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ।
ऑप्शन बी है लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी है लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन री एग्जामिनेशन। एंड लास्ट है रीडिंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चंस वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके डायरेक्ट आंसर निकलते हैं यस नो में। तो जो इंडियन एविडेंस का यदि हम उठाएं सेक्शन 8 में रिलेटिंग टू रीडिंग क्वेश्चन, जो हमारे सेक्शन है वो 141 से 143 तक डील करते हैं। तो जो 143 हमारा सेक्शन है इंडियन एविडेंस का, वो पूछता है कि लीडिंग क्वेश्चंस हम कब पूछ सकते हैं। तो उसका आंसर है कि लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो एज अ जनरल जो स्टेटमेंट हमारा सही होगा, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ये एज अ जनरल जो है लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछते हैं। बट यदि हम सेक्शन 142 उठाएंगे इंडियन एविडेंस का, तो उसमें एक प्रोविजो है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में एंड री एग्जामिनेशन में भी जो है लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकती है एडवर्स पार्टी के द्वारा, यदि वो उन्हें एडवर्स पार्टी यदि ऑब्जेक्ट नहीं करती है। बट उसकी जो मेन कंडीशन है कि यदि कोर्ट परमिशन देगी तभी एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में जो है लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट एज अ जनरल रूल लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस in which of the following case did the Supreme Court of India clarify the admissibility of electronic record as a evidence? ऐसा कौन सा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जी है उनकी एडमिसिबिलिटी होगी, उन्हें एविडेंस के तौर पे किया जा सकता है। पहला जो ऑप्शन है वो है अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर। दूसरा है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जय सिंह। ऑप्शन सी है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवरलाल दामोदर दास सोनी। एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगीर सिंह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया था, ये जजमेंट दिया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उन्हें उनकी एडमिसिबिलिटी है और उन्हें जो है हम सेक्शन 66 बी के अंडर में जो है एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, उनकी एडमिसिबिलिटी है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? ऑप्शन ए कन्फेशन ऑलवेज गोज अगेंस्ट अ पर्सन मेकिंग इट। जो पर्सन कन्फेशन कर रहा है वो स्टेटमेंट उसके हमेशा अगेंस्ट में जाएगा। ऑप्शन बी एडमिशंस आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर्स एडमिटेड। जो एडमिशन किए जा रहे हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ होंगे, जो मैटर्स को वो एडमिट कर रहा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको रिबट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है एडमिशन में भी ऑपरेट एज एन स्टॉपल। जो एडमिशन है उन्हें स्टॉपल की तरह यूज किया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन है कन्फेशन इज स्टेटमेंट रिटन और ओरल विच इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ द सूट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी एडमिशंस आर कंक्लूसिव एज टू मैटर्स एडमिटेड। यदि हम सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करें तो वो बात करते हैं कि जो एडमिशंस है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे, जो मैटर्स वो एडमिट कर रहे हैं, बट वो स्टॉपल की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो पर्सन कन्फेशन करता है वो उसके अगेंस्ट में जाता है। कन्फेशन जो है उसका जो स्टेटमेंट है वो रिटन या ओरल दोनों हो सकता है, ठीक है। और जो एडमिशन है वो सेक्शन 31 इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग एज एन स्टॉपल ऑपरेट करता है, ना कि वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल? जो हियरसे रूल है उसका कौन सा ऐसा सेक्शन है जो एक्सेप्शन है? तो इसका ऑप्शन है सेक्शन 32 का क्लॉज 1। ऑप्शन बी है सेक्शन 32 का क्लॉज 2। ऑप्शन सी है सेक्शन 32 का क्लॉज 3। एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 32 का जो क्लॉज 5 है। जो हमारा सेक्शन 32 का क्लॉज 1 है वो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। जो सेक्शन 32 का क्लॉज 2 है वो बात करता है कि यदि इन कोर्स ऑफ बिजनेस जो है यदि अपन स्टेटमेंट कुछ बनते हैं तो उनकी जो है पहली होगी यदि ऐसे पर्सन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मर जाए या वो नहीं मिले। ऑप्शन जो सी है वो बात करता है कि जो ऐसा कोई पर्सन है जो अपने स्टेट ऑफ मेकर है उसके पिक्यूनरी या प्रोफेशनरी जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में यदि कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है और फिर बाद में वो मर गया, मिल नहीं रहा है, या सेक्शन 32 के अंदर जो कंडीशंस दी गई हैं, ऐसे केसेस में उसका स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंस होगा। और जो लास्ट क्लॉज है सेक्शन 32(5) वो बात करता है कि यदि किसी पर्सन की रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस में यदि कोई पर्सन स्टेटमेंट देता है और फिर वो
नहीं फाउंड होता है किसी भी रीज़न से, तो ऐसे केसेस में उसका दिया गया स्टेटमेंट जो है उसकी रेलेवेंसी होगी। तो जो हेयर से रूल है उसका जो एक्सेप्शन है वो हमारा होगा डाइंग डिक्लेरेशन। इसके अलावा जो एक्सेप्शन है हेयरसर के हैं वो सेक्शन 33 है एंड सेक्शन 6 है। ये सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अलावा जो है हमारे हेयरसर के एक्सेप्शंस में आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी का जो हमारा सेक्शन 89 है वो बात करता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडीआर भी बोलते हैं। तो उनमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो एडीआर के अंडर नहीं आती है? यहाँ पे जो एडीआर वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है, इसे हम आर्बिट्रेशन के फॉर्म में नहीं लेंगे। तो पहला ऑप्शन है आर्बिट्रेशन, दूसरा है कंसिलिएशन, तीसरा है लोक अदालत एंड लास्ट जो है वो है नेगोशिएशन। तो यदि आप सीपीसी का सेक्शन 89 देखें तो उसमें जो टर्म यूज़ नहीं की गई है वो है नेगोशिएशन। वो यहाँ आर्बिट्रेशन भी दिया गया है, कंसिलेशन भी दिया गया है, लोक अदालत की भी बात करी गई है, पर यहाँ नेगोशिएशन जो है ऐसा फॉर्म नहीं माना गया है, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया सीपीसी के अंदर में एज अ एडीआर मैकेनिज्म। अगला जो क्वेश्चन है वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत। लोक अदालत के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? ऑप्शन ए है नो कोर्ट फी इज रिक्वायर्ड इन लोक अदालत। ऑप्शन बी है लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। ऑप्शन सी है अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अ डीम्ड डिक्री एंड लास्ट ऑप्शन है नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अलाउड। तो यदि हम एक्ट देखेंगे लीगल सर्विस एंड अथॉरिटीज एक्ट, तो उसमें यदि हम लोक अदालत के में पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि जो लोक अदालत है उसमें कोई कोर्ट फीस रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसके बाद जो भी लोक अदालत से जो भी अवार्ड मिलेगा, जो भी फाइनल जजमेंट होगा लोक अदालत में, उसे डीम डिक्री का दर्जा दिया गया है, मतलब वो डिक्री की तरह ट्रीट की जाएगी। और ऐसा जो ऑर्डर है, ऐसा जो अवार्ड है, उसकी कोई अपील नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। यदि हम लोक अदालत में देखेंगे तो उसमें समरी नेचर के हैं, सिविल नेचर के मैटर्स डील किए जाते हैं, कभी भी क्रिमिनल नेचर के जो मैटर्स हैं वो डील नहीं किए जाते। इस यहाँ पे जो वर्ड है वो ऑल है, तो ऑल सिविल मैटर्स तो है बट क्रिमिनल मैटर्स सारे कैटेगरीज में जो है लोक अदालत में डील नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? यदि हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट का, तो वो बात करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी रिटन एज वेल एज ओरल। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकता है। ऑप्शन बी है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा वो एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। ऑप्शन सी है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज के रूप में भी हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी फॉर ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट्स विच मे अराइज बिटवीन द पार्टीज। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा वो पर्टिकुलर किसी जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होगा वो किसी पर्टिकुलर सर्टेन डिस्प्यूट्स को लेके भी हो सकता है, या सारे जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको भी कंटेन कर सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी रिटन एज वेल एज ओरल। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा रिटन होंगे, ओरल नहीं होंगे, इसलिए जो ये स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है सेक्शन 20 क्वेश्चन 28, जो बात करता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज एन आर्बिट्रेटर में नॉट बी चैलेंज्ड और arbitrator may not be challenged as per the arbitration conciliation act 1996 का। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आर्बिट्रेटर चैलेंज नहीं करेगा? तो इसका ऑप्शन ए है व्हेन अ जस्टिफिएबल डाउट एज टू हिज इंडिपेंडेंस अराइजेस। जब भी उस आर्बिट्रेटर की जो है स्वतंत्रता के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होगा, कोई क्वेश्चन अराइज होगा, कोई डाउट अराइज होगा, तो क्या ऐसे केसेस में जो है आर्बिट्रेटर चैलेंज कर सकता है क्या? सेकेंड ऑप्शन है व्हेन अ जस्टिफिएबल when when a justifiable doubt as to his impartiality arise। जब impartiality की बात होगी, निष्पक्षता की बात होगी, तो उसके बारे में यदि कोई डाउट अराइज हो रहा है तो क्या उसे जो है चैलेंज किया जा सकता है क्या? नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन ही पजेस द क्वालिफिकेशंस एग्रीड बाय द पार्टी। जब उसके पास जो पार्टीज आएंगी
उनकी क्वालिफिकेशंस को लेके यदि कोई चैलेंज होता है तो क्या चैलेंज किया जा सकता है, आर्बिट्रेटर जो है चैलेंज कर सकता है कि नहीं। एंड लास्ट ऑप्शन है व्हेन ही बिकम्स इनएलिजिबल एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द एक्ट। जो आर्बिट्रेटर है वो इनएलिजिबल हो जाएगा आर्बिट्रेशन एक्ट के 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि आर्बिट्रेटर किन सर्कमस्टांसेस में चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी। जब ये बात उठेगी कि वो एलिजिबल है एज पर 7th शेड्यूल ऑफ द एक्ट, तो ऐसे सर्कमस्टांस में जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता इस एक्ट के अंदर में। बाकी कंडीशंस में जो है आर्बिट्रेटर के उसको चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 29 ये बात करता है when may two persons be said to be related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act। कब दो पर्सन्स को जो है हाफ ब्लड से जो है वो रिलेशन माना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग में। ऑप्शन ए है व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। ऑप्शन बी है व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय डिफरेंट वाइफ्स, जहाँ पे वाइफ्स अलग होंगी बस हस्बैंड सेम होंगे, हस्बैंड सेम होगा फादर। ऑप्शन सी व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स बाय डिफरेंट हस्बैंड, जहाँ पे जो मदर है वो सेम रहेंगी बट जो फादर रहेंगे वो अलग रहेंगे। उनके जो बच्चे होंगे क्या वो हाफ ब्लड में आएंगे क्या। एंड लास्ट ऑप्शन है व्हेन दे आर नॉट डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एट ऑल, जब वो किसी भी पूर्वज के वंशज नहीं होंगे। तो इसमें जो पूछा है कि कब रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी when they are descended from a common ancestor by different wives, जहाँ पे जो फादर है वो तो सेम रहेंगे बट जो मदर्स हैं वो डिफरेंट रहेंगी। और इसका जो प्रोविज़न दिया गया है वो है सेक्शन 3 के जो क्लॉज सी है उसमें डिफाइन किया गया है कि फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड क्या होंगे। तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 3 सी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हाफ ब्लड मीन्स a person when two persons be said to be related to each other by half blood when they are descended from a common ancestor by different wives, जहाँ पे फादर तो सेम होंगे बट जो मदर्स हैं वो डिफरेंट होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग में जो वैलिड कंडीशंस हैं वो कौन सी नहीं होंगी। तो जो हमारी वैलिड कंडीशन है वो बताई गई हैं अंडर में। ऑप्शन ए है द पार्टी शुड नॉट हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जो पार्टीज हैं जो शादी कर रही है उनकी कोई भी स्पाउस जिंदा नहीं होने चाहिए जब उनकी मैरिज हो रही है। सेकेंड ऑप्शन है द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो पार्टीज हैं वो जो उनकी डिग्री है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है द पार्टी शुड नॉट बी सपेंडाज ऑफ ईच अदर, जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के सपेंडा नहीं होने चाहिए। एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है द पार्टी शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, जो पार्टीज हैं वो मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी जो है लीगल कंडीशन है, वैलिड कंडीशन है सेक्शन 5 के अंडर में जो कंसिडर नहीं की जानी चाहिए हिंदू मैरिज वैलिड हिंदू मैरिज की कंडीशन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। इसलिए होगा क्योंकि यदि हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करते हैं कि द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो डिग्रीज हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की उसके अंडर नहीं आना चाहिए। बट यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है कि पार्टीज होनी चाहिए, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 13(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। जो सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट का वो डाइवर्स के ग्राउंड्स की बात करता है। अब इसमें से जो है तीन ग्राउंड्स की बात करता है। जो ऑप्शन है वो है ग्राउंड फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स, ऑप्शन बी जो है वो है ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन, ऑप्शन सी जो है वो है ग्राउंड्स फॉर डाइवर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ओनली 3 यानी ग्राउंड्स फॉर डाइवर्स। सेक्शन जो 13(1) का जो क्लॉज है वो सिर्फ डाइवर्स की ग्राउंड्स की बात करता है। जो हमारा जुडिशियल सेपरेशन है वो हम सेक्शन 10 में पढ़ते हैं, और जो हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स की बात करते हैं वो जो है वो सेक्शन 9 डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बटल मैरिज इन द मुस्लिम लॉ।
में पूछता है कि मुस्लिम लॉ के अंदर में जो बैटल मैरिज है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है वैलिड मैरिज को, ऑप्शन बी है वाइड मैरिज को, ऑप्शन सी है वॉइडेबल मैरिज को एंड ऑप्शन डी है इरेगुलर मैरिज को। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी वाइड मैरिज। जो मुस्लिम लॉ है उसमें वाइड मैरिजेस को बैटल मैरिज कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है 33, वो बात करता है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिसॉल्व्ड बाय द वाइफ अंडर अ पावर डेलीगेटेड टू हर कॉल्ड अंडर द मुस्लिम लॉ। जो मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है जो वाइफ के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है, जो उसको राइट दिए गए मुस्लिम लॉ के अंडर में, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है तलाक उस सुन्नत, ऑप्शन बी है तलाक उल बिद्दत, ऑप्शन सी है तलाक ए तफवीज़ एंड ऑप्शन डी है तलाक ए हसन। तो इसमें यदि हम मुस्लिम लॉ के अंडर में जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है जो वाइफ के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है, जो उसको दिया गया है, अधिकार जो दिए गए हैं, उसको कहते हैं ऑप्शन सी तलाक उल बिद्दत। नहीं सॉरी, इस ऑप्शन सी राइट। तलाक ए तहवीज़, ये जो है ऐसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है जहाँ पे वाइफ को राइट दिए गए हैं। ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तलाक ए तहवीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, अ हिंदू बॉय एंड अ हिंदू गर्ल मे बी मैरिड अंडर द फॉलोइंग लॉ। हिंदू लड़का है, हिंदू लड़की है, वो किस लॉ के अंडर में जो है शादी कर सकते हैं। ऑप्शन ए है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑप्शन बी है द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो है ओनली वन इज करेक्ट। ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड इज करेक्ट। ये सेकेंड आएगा, एक नहीं है, ये सेकेंड है। ऑप्शन सी है बोथ वन एंड सेकेंड आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी है नाइदर वन नॉर सेकेंड इज करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में भी कर सकते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में भी जो है दोनों पार्टीज, जो दो हिंदू बॉय हिंदू गर्ल दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट्स इन द को पार्टनरी प्रॉपर्टीज मेड अवेलेबल टू अ गर्ल चाइल्ड एज वेल। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है को पार्टनरी प्रॉपर्टी जो है फादर की, उसमें राइट्स दिया गया है, उसमें अवेलेबल करवाया गया है गर्ल चाइल्ड को भी साथ में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002, ऑप्शन बी है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2004, ऑप्शन सी है द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 एंड लास्ट ऑप्शन है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो इसका सही आंसर है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। 2005 का जो मेजर अमेंडमेंट आया था उसमें जो है चाइल्ड वेमेंस को भी जो है प्रॉपर्टी में राइट्स दिलवाए गए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्टिव फादर एंड हिज एडॉप्टेड डॉटर फॉर अ वैलिड ऑप्शन। जो हमारा एडॉप्शन एक्ट है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का है, उसके यदि हम सेक्शन 11 में जाएंगे तो वो बात करते हैं कि वैलिड अडॉप्शंस के लिए अदर कंडीशंस क्या है। तो उसमें से एक कंडीशन है कि एडॉप्टिव फादर एंड उसके जो एडॉप्टिव डॉटर होगी उसके बीच में एज डिफरेंस मिनिमम कंपलसरी है। तो उस एज डिफरेंस क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है 15 ईयर्स, ऑप्शन बी है 21 ईयर्स, ऑप्शन सी है 18 ईयर्स एंड ऑप्शन जो डी है वो है नो स्पेसिफिक एज डिफरेंस रिक्वायर्ड। तो यदि हम सेक्शन 11 के जो है क्लॉज 3 में जाएंगे तो बात करते हैं कि यदि मेल पर्सन और जो गर्ल फीमेल यदि वो अडॉप्ट कर रहा है तो उनके बीच में जो है एटलीस्ट 21 ईयर्स जो है उनके बीच का डिफरेंस है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मे बी विच ऑफ द फॉलोइंग केस मे बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL इन इंडिया। यहाँ PIL जो है उसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ऐसा पहला कौन सा केस है जो एज अ PIL जो है रिपोर्ट किया गया था। ऑप्शन ए SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हुसैनेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन सी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लास्ट है ऑप्शन डी कल्याणेश्वरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हुसैनेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ जो बिहार है। ये फर्स्ट केस है, रिपोर्टेड केस है जो PIL का था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर द फादर ऑफ PIL इन इंडिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फादर जो है इंडिया में किससे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जस्टिस SR दास, ऑप्शन बी है जस्टिस PN भगवती, ऑप्शन सी है जस्टिस VR कृष्ण अय्यर एंड लास्ट ऑप्शन है जस्टिस HR खन्ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी PN भगवती। तो जस्टिस जो PN भगवती है इन्हें फादर ऑफ PIL भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अ PIL कैन नॉट बी
फाइल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो किन केसेस में जो है किसके अगेंस्ट में जो है फाइल नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए है अगेंस्ट अ स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है अगेंस्ट अ सेंट्रल अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी एंड लास्ट ऑप्शन है अगेंस्ट अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी। जो पीआईएल है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो इसलिए वो हम कभी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट में फाइल नहीं की जा सकती, हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द लाइट ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू अ पीआईएल कैन नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्हें जो गाइडलाइंस इशू करी थी उसके अकॉर्डिंगली जो है उसके लाइट में जो है किस मैटर में किस मुद्दे में जो है पीआईएल जो है वो एंटरटेन नहीं की जा सकती कोर्ट में, किन कैटेगरीज में। तो ऑप्शन ए है बॉन्ड एंड लेबर मैटर्स, मतलब मदद और मजदूरी के मामले में। ऑप्शन बी है पिटीशन फ्रॉम जेल फॉर प्री मैच्योर रिलीज, समय से पहले जो रिहाई की जाती है उसमें जो याचिका लगेगी जेल से उस पर। ऑप्शन सी है मैटर्स पर्टेनिंग टू नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनको नेग्लेक्ट करने के मामले जो ऐसे मैटर्स होंगे उन केस में। लास्ट ऑप्शन है पिटिशंस अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस, मामला जो पुलिस यदि मना कर देती है दर्ज करने से तो ऐसे केसेस में। तो इसका जो सही आंसर है वो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पिटीशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस। यदि पुलिस रजिस्टर करने से केस मना कर देती है तो उसके अगेंस्ट में पिटीशन जो है वो ऐसा पीआईएल नहीं हम इसको एंटरटेन करेंगे क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। हाँ यदि पुलिस जो है रजिस्टर मना कर दी है तो हमारे पास सीआरपीसी में प्रोविजंस दिए गए रेमेडी दी गई है कि हम जो है उनकी कंप्लेन जो है वो सुपीरियर हैं उनसे हम कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस जहाँ पे पुलिस रजिस्टर करने से मना कर सकती है उसको हम पीआईएल के लिए तौर पे एंटरटेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इट वाज हेल्ड दैट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस बट ऑल्सो टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ऐसा कौन सा लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसमें ना तो सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शंस बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी जो है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, उन पे एप्लीकेबल होंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है ए के करीपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है राम जवैया कपूर जैसे आर के कपूर भी बोलते हैं इस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन सी है सोनिक इंडस्ट्रीज राजकोट वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राजकोट एंड लास्ट है मीनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें ऐसा केस जिसपे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे भी नेचुरल प्रिंसिपल के जस्टिस होंगे, तो ऐसा लैंडमार्क जस्टिस जो केस था वो था ए के क्रेपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया था कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जुडिशियल क्वासी जुडिशियल फंक्शंस के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पे भी जो है अप्लाई किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द following judgment the Supreme Court had comprehensively reconsidered SP Sampath Kumar versus Union of India केस। एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने था जो रिकंसिडर किया था, तो जो इसका ऑप्शन है वो है जेबी चोपड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इसका एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है आर के जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लास्ट ऑप्शन है एस के सरकार वर्सेस विनय चंद्र मिश्रा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जो है एसपी संपत कुमार के केस को रिकंसिडर किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज अ लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। इनमें से किन लोगों ने जो है डिफाइन किया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कि जो लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर की डेफिनेशन किसने दी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन बी है वेट, ऑप्शन सी है के सी डेविस एंड ऑप्शन जो डी है वो है गार्नर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वेड। वेड ने डिफाइन किया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एज द लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब फॉर पर्संस इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स अंडर द एडवोकेट एक्ट। यदि कोई जो पर्सन है कोई है उसके लिए क्या पेनल्टी दी गई है यदि वो इलीगली प्रैक्टिस कर रहा है इंडियन कोर्ट्स में। इसका जो ऑप्शन है वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, ऑप्शन बी है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स, ऑप्शन सी है इम्प्रिजनमेंट अप टू 9 मंथ्स एंड लास्ट ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट अप टू 12 मंथ्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अप टू 9 मंथ्स, इम्प्रिजनमेंट अप टू 9 मंथ नहीं,
इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। 6 मंथ तक की जो है यदि कोई पर्सन इलीगली प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट में एडवोकेट्स के एक्ट के अंदर में, उसे जो है 6 मंथ तक की जो है पनिशमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, विच प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 एम्पावर्स द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द एडवोकेट्स एक्ट। एडवोकेट एक्ट का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है एम्पावर कर रहा है कि टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड, जो प्रोफेशनल कंडक्ट है और एटिक्वेट है वो एडवोकेट्स के द्वारा जो है उनका स्टैंडर्ड जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑप्शन ए है सेक्शन 42, ऑप्शन बी है सेक्शन 42A, ऑप्शन सी है सेक्शन 48A एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 49। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 49। सेक्शन 49 के अंदर में जो है बार काउंसिल को एम्पावरमेंट किया गया है, उनको पावर दी गई है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि प्रोफेशनल कंडक्ट का स्टैंडर्ड, एटिक्वेट का स्टैंडर्ड जो है एडवोकेट्स को फॉलो करना चाहिए वो क्या होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेक्शन 46, वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए है एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर इन विच ही इज हिमसेल्फ पिक्यूनरी इंटरेस्टेड। जो एडवोकेट्स हैं, जो अधिवक्ता है, वो किसी भी मामले में जो है पैरवी कर सकते हैं जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक अर्थ, मतलब पिक्यूनरी इंटरेस्टेड हो, मॉनेटरी टर्म्स में इंटरेस्टेड हो। ऑप्शन बी है एन एडवोकेट शैल अपीयर इन कोर्ट एट ऑल टाइम्स ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस। जो एडवोकेट्स है और जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस दी गई है एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंगली सिर्फ उसी में अपीयर होना है। ऑप्शन सी है एन एडवोकेट शैल नॉट स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर हिज क्लाइंट। कोई भी एडवोकेट जो है अपने क्लाइंट के लिए एज अ श्योरिटी नहीं बनेगा। एंड लास्ट ऑप्शन है एन एडवोकेट शैल नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट बाय एन इम्प्रॉपर मीन्स। कोई भी एडवोकेट जो है कोई भी इम्प्रॉपर मीन्स का यूज़ नहीं किया गया, किसी भी अनुचित साधन का यूज़ नहीं करेगा कि उसकी वजह से जो है कोर्ट का डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर इन विच ही इज हिमसेल्फ पिक्यूनरी इंटरेस्टेड। ऐसा एडवोकेट जो मॉनेटरी पिक्यूनरी इंटरेस्टेड है किसी मैटर में, उसमें वो प्लीड नहीं कर सकता। तो ये इनकरेक्ट है। जो जनरल रूल है वो नहीं कर सकता है और यहाँ पे पूछा गया, यहाँ बताया गया है कि वो कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन क्वेश्चन 47, जो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी एक्ट एज एन अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर मेड बाय डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो कोई ऑर्डर पास करती है तो उसके अगेंस्ट में जो है हम कौन सी अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। तो वो अथॉरिटी कौन सी है अपीलेट अथॉरिटी। ऑप्शन ए है चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है हाई कोर्ट एंड लास्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। तो यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के अगेंस्ट किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें जो है अपील फाइल करनी है तो जो हम जाएंगे वो जाएंगे उसकी जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस a one person company OPC will mandatorily get converted into either private or public company। जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर में कौन सी सिचुएशन में जो है वन पर्सन कंपनी है उसे मैंडेटरली कंपल्सरी जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा वन पर्सन कंपनी से या तो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी एक्सीज 25 लाख्स। जो वन पर्सन कंपनी है उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 25 लाख से एक्सीड करता है। ऑप्शन बी है इन केस द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी एक्सीड्स 50 लाख रुपीज। ऑप्शन सी है इन केस द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी एक्सीड्स 75 लाख रुपीज। लास्ट ऑप्शन है इन केस द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज़। तो यदि हम कंपनीज एक्ट देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी यदि ओपीसी है यदि वो 50 लाख रुपीज़ से एक्सीड करती है तो उसे मैंडेटरली या तो प्राइवेट कंपनी के तौर पे कन्वर्ट होना होगा या पब्लिक कंपनी के तौर पे कन्वर्ट होना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली किसी पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 एंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी टोटल नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स किसी पब्लिक कंपनी में होने चाहिए मिनिमम 3।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 50। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड एक्सप्लेन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन डिटेल्स। प्रिंसिपल है, यदि हम समझें कि क्या होता है तो इट स्टेट्स इफ अ प्रोडक्ट an action or a policy as a suspected risk of causing harm to the public or to the environment, protective action should be supported before there is complete scientific proof of a risk. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये बोलता है कि यदि कोई प्रोडक्ट है या कोई एक्शन है या कोई पॉलिसी है जिससे उस पॉलिसी या उस एक्शन से जो ये सस्पेक्ट हो रहा है, ये डाउटफुल हो रहा है कि इससे जो है पब्लिक को या किसी एनवायरनमेंट को जो है हार्म कॉज होगा, तो उसके होने से पहले ही उससे प्रोटेक्टिव एक्शन ले लेना चाहिए जिससे जो है कोई रिस्क नहीं हो। तो ये था जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल था। तो ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को डिटेल में समझाया है? तो इसका ऑप्शन ए है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू। ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड ऑप्शन डी है एनसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। तो इसका जो सही आंसर है जिसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझाया सुप्रीम कोर्ट ने, वो है ऑप्शन ए वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये था हमारा पार्ट 1। हम पार्ट 2 में डील करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। प्लीज शेयर दिस video with your friends, family, and of course for more engaging legal content, make sure to subscribe to Vidik Akshar. Thank you.